अस्सलाम वालेकुम। MTH 302 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और ये व्यू टॉपर की फाइल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2 के मैथ के सब्जेक्ट के MCQs को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इनके जो सोल्यूशंस होंगे क्वेश्चन के और जो इनकी लॉजिकल रीज़न है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ है कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो इसका राइट आंसर है 100%। रीज़न देखें कैसे। ये एक वैसे एक फंडामेंटल रूल है प्रोबेबिलिटी का कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स इन एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट इक्वल टू 100%। बिकॉज समथिंग मस्ट हैपन, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो हमारे पास पॉजिटिव ऑलवेज वन वैल्यू आती है, जिसका मतलब होता है कि ये 100% है। यही इसकी रीज़न है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 100%। Next one is in the negative binomial distribution, the probability of the success P is remains the same on every trial. ये इसका right option है। नेक्स्ट वन है कि a die can be thrown in the dash different ways। ये जो डाई वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आएंगे। डाई बेसिकली जिसे हम लूडो खेलने में यूज़ करते हैं, इसको डाई बोलते हैं। तो आप देखिए ये एक स्क्वायर शेप की मतलब कि स्ट्रक्चर होता है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 मतलब पॉसिबल साइड्स होती हैं। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डाई कैन थ्रोन इन डिफरेंट वेज, तो कितने वेज में हम उसको मतलब कि थ्रो कर सकते हैं, तो 6 वेज में थ्रो कर सकते हैं। इस वजह से ये इसका राइट ऑप्शन है। अ स्टैंडर्ड डाई क्यूब हैज अ 6 faces number 1 to 6, so when you throw a die it can land show any one of the 6 numbers। इस वजह से 6 डिफरेंट वे हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आर डाई की बजाय यहाँ पे 2 डाइज कर देंगे तब आपका आंसर डिफरेंट होगा। तो स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइदर और सिचुएशन, ये इसका राइट ऑप्शन है। In how many ways can a cricket 11 be chosen out of the batch of the 17 players? लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, ये कैसे सॉल्व किया और ये आंसर कैसे आया। देखो, हमने चूज करने 11 प्लेयर्स को फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 17। वी यूज अ कम्बिनेशन बिकॉज द ऑर्डर डजेंट मैटर। द नंबर ऑफ वेज चूज आर आइटम्स फ्रॉम द एन इज गिवन बाय, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर और उसका फिक्टोरियल। तो इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। ये 17 टोटल नंबर था और इसमें से हमने 11 को चूज करना है, तो 17C11 ये इसकी राइट सिंटैक्स है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है बी ऑप्शन, 17C और 11। नेक्स्ट देखते हैं। When any of the argument is not numeric, यहाँ पे एक हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब न्यूमेरिक नहीं है। ये वाली जो वैल्यू है ना इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास एक वैल्यू को रिटर्न करेगा क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिक है। इसकी रीज़न देखते हैं। ये जो फंक्शन गिवन है ना, इज अ एक्सेल इज यूज टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच ऑफ द cumulative binomial distribution is greater than the or equal to the criterion value. If any argument provided to the tribinom is non-numerical text instead of the number, एक्सेल रिटर्न द वैल्यू। मतलब अगर यहाँ पे नंबर होता तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब रिटर्न करता, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है तो इसलिए हमारे पास एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि एक एरर होगा, विच इंडिकेट्स द इनवैलिड डेटा टाइप, जो बताएगा कि ये डेटा की टाइप इनवैलिड है। वो ऑफ द गेटिंग एन ओड नंबर और एन इवन नंबर इज। तो यहाँ पे फाइल में लगा हुआ है 1/2। मेरे ख्याल से ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1। पहले तो हम ओड और इवन का थोड़ा सा समझ लें। ओड आपको पता है ना, जैसे कि 1 3 5 एंड सो ऑन ये नंबर्स होते हैं ओड, और 2 4 6 एंड सो ऑन ये हमारे पास होते हैं इवन। तो जो डाइस होता है या उसके 1 to 6 तक नंबर्स आ सकते हैं। जब भी हम थ्रो करेंगे कोई ना कोई एक नंबर आएगा, या तो वो ओड होगा या फिर वो इवन होगा। तो एक पॉसिबिलिटी आएगी ना, 1/2 कैसे आ सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका 1 राइट आंसर है। अगर आपके पास लॉजिकल रीजन है कि ये रॉन्ग है तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। इसका राइट आंसर 1 है। देखिए स्टैंडर्ड डाई जो होते हैं ना 6 फेस होते हैं, और नंबर्स उसमें 1 3 5 आ सकता है, इवन 2 4 6 आ सकता है। तो जब भी हम थ्रो करेंगे या तो ओड आएगा या फिर इवन आएगा, कोई और मतलब चांस ही नहीं है कि कुछ और आ जाए। तो इस वजह से हमारे पास 1 राइट आंसर है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाई यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाहौर। देखो लाहौर में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है ना। तो इसको एक फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। 6 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 5, उससे पहले 4, उससे पहले 3,
टू 1। तो इसी ऑर्डर में हम मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 टू ऑनवर्ड 1 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 720। पता नहीं आपको मेरा मैथड समझ में आ रहा है या नहीं, ये तो आपका फीडबैक ही बताएगा, कमेंट करके आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये देखो लाहौर है ना, इसमें 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो इसका जब फैक्टोरियल निकालेंगे तब 720 आपके पास आंसर आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इन द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज डिनोटेड बाय, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। P denotes the probability of success and Q is equal to 1 minus P denotes the probability of failure. Evaluate the 30 factorial over 28 means factorial हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे पहले 30 से 29 आता है, वो 29 से पहले 28 आता है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करवा के 28 पे डिवाइड भी करवा सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर लो कि 28 से 28 कैंसिल और फिर 29 और 30 को मल्टीप्लाई करवा के 780 आपके पास रिजल्टेंट होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, ये 1 होती है। ये रीजन देखो, जो श्योर इवेंट होता है ना, आल्सो कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट उसको हम बोलते हैं, इज एन इवेंट दैट गारंटेड टू हैपन, जिसकी पूरी हमें गारंटी होती है कि ये होगा। जैसे अब हम डाइस को थ्रो करेंगे, हमें पता है कि कोई ना कोई एक नंबर तो जरूर आएगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो श्योर इवेंट है। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांस को बोलते हैं ना हम। In how many ways a team of the 4 players can be chosen from the total 10 persons? तो 210 इसका आंसर है। ये इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे इन्होंने सॉल्व किया। ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, जैसे कि पहले भी हमने 17 और सी था, और मेरे ख्याल में इसमें 11 प्लेयर्स को फाइंड आउट करना था, ऊपर एक MCQ हमने पढ़ा है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको सेट किया कि जो 4 हमने निकालने हैं प्लेयर्स और 10 टोटल थे, उसको इस तरीके से अरेंज किया। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, 10 का फैक्टोरियल ओवर 4 रखेंगे और 10 माइनस 4 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास 210 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी आ जाए, तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। The sum of the probabilities of all the mutually exclusive and collectively exhaustive events is always equal to 1 होता है। ये भी वही सेम रीजन है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो 1 इसका ठीक आंसर है। अगर यहाँ पे 100% परसेंटेज में होते ना नंबर्स, तब आप 100% को चूज कर लेते। यहाँ पे 1 है तो फिर हम 1 को कहेंगे। 1 का मतलब यही होता है कि वो 100%। A pair of the dice is thrown, the probability of the getting the total of 5 और 11। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखो जब पेयर ऑफ डाइस कह दिया है, देखो ना, एक डाइस नहीं है, पेयर है, 2 डाइस हैं, तो मतलब 6 6 था 36 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। मतलब एक डाइस पे सपोज कि 1 आ रहा है, दूसरे डाइस पे 2 आ रहा है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उधर से पहले वाले डाइस पे फिर 1 था, फिर दूसरे पे 3 आ गया, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन। जैसे हम सेट्स नहीं फाइंड आउट करते थे, अगर एक जैसे सेट्स बनाते थे, आपने शायद पढ़ा हो सेट वाला यूनिट कैसे, जो पिछली क्लासेस में मैथ की बात कर रही हूँ। एक मिनट मैं यहाँ से समझाती हूँ। ये देखो 36 पॉसिबिलिटीज बन गई ना, तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज आएंगी ना, 1 और 4 के कॉम्बिनेशन, 1 और 4 को प्लस करें तो भी 5 आएगा, 2 और 3 को प्लस करें तब भी 5 आएगा, और 3 2 मतलब 36 में से 4 ऐसे आउटकम्स आ रहे हैं जिनका रिजल्टेंट 5 हो रहा है, ठीक है। और टोटल 36 में से 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं जिसका जो सम बन रहा है वो 11 बन रहा है, ठीक है। तो ये 4, यहाँ से 4 आउटकम्स आई जिसका रिजल्टेंट 5 है, और यहाँ से 2 आउटकम्स आई जिसका रिजल्टेंट 11 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को जब हम 36 पे डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। इस वजह से आंसर हमारे पास 1/6 है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। अ पेयर ऑफ डाइस है, उसको हमने थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है टोटल ऑफ 5 एंड 11, ठीक है। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज बनेंगी ना, वो 36 बनेंगी, 36 पेयर्स बनेंगे। उसमें से जो जिसको प्लस करने से 5 आता है, इतनी मतलब कि 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, और जिनका रिजल्टेंट 11 आएगा उतनी 2 बनेंगी। 4 और 2 को प्लस किया, वो 6 आया, 6 को 36 पे डिवाइड करवाया तो 1/6 आ गया। What is the range of the probability of any event? तो रेंज होती है 0 to 1। A number from the 1 to 11 is chosen at random. What is the probability of the choosing an odd number? तो 6/11 है, इसकी भी न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप टोटल जो हमारे पास है ना नंबर्स 11 है, और ओड नंबर्स बिटवीन द 1 एंड 11 जो बनते हैं, 1 आता है, 3 5 7 9 और 11 आता है, मतलब 6 टोटल हो गए। तो 6 को जब 11 पे इस तरीके से रखेंगे,
प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। टोटल हमारे पास 6 थी और जो फेवरेबल हमारे पास आई है वो 6 है, 6/11 इसका आंसर है। Mean deviation of the sets 2, 6, 2, 4 and 6 is 1.33. Let's see. मीन डेविएशन फाइंड आउट करने का पहले हमने मीन निकालना है इनका। मीन जैसे टोटल नंबर्स को प्लस करना है और उसका जो टोटल काउंटिंग है 3 नंबर्स हैं उस पर डिवाइड करवाना है तो मीन आ जाएगा। अब हमने उसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, मतलब कि हमने इनको जो है 2 - 4 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर 2 आएगा और 4 - 4 करेंगे तो 0 और 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब जो इनके सबके रिजल्टेंट है 2 है, 0 है एंड लास्ट में 2 है, इन सबको प्लस करके 3 पे हम डिवाइड करवाएंगे तो मीन डेविएशन हमारे पास आएगा 1.33। नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं कैसे है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू ये वाली गिवन है और द इंटरसेप्ट फंक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट विच इज 1.9 इन द अबव क्वेश्चन। कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ द इंटरसेप्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द x व्हेन द y इज 1.9। कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी जब y हमारे पास 1.9 है। तो आप ये समझ लें द जो हमारे पास गिवन है ना, इंटरसेप्ट फंक्शन रिटर्न्स द y इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन विच इज 1.9, यहाँ पे हमें गिवन है। The y-intercept is the point where the line crosses the y-axis। y-intercept वो चीज़ होती है, वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे जो लाइन होती है वो क्रॉस करती है y-axis को। At a y-intercept the value of x वहाँ पे फिर 0 होगी, ठीक है। इस वजह से हमारे पास आंसर क्या है, x will be 0। 19 है ना, इसका आंसर भी यहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ है क्योंकि देखिए इफ a is equal to 2 and b is equal to 1 independent variable is equal to 4 then the dependent variable for an estimated regression line, इसका आंसर आएगा 6। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ये देखो ये हमारे पास ये है ना, जो गिवन डेटा है ए हमारे पास जो है वो 2 है, इंटरसेप्ट बी स्लोप जो है वो 1 है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल गिवन है एक्स वो 4 की इक्वल है। एस्टिमेशन रेग्रेशन को लाइन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है ना वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। अब ये वाला जो डेटा है वो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। इस वजह से फाइल में ये रॉन्ग लगा हुआ है, इसका 6 राइट आंसर है। पेज नंबर 6 पे MCQ नंबर 19 राइट आंसर है 6। For the y is equal to a minus bx, we say that the relationship between the y and x is indirect और linear, यहाँ पे फाइल में बता दें तो ये सही है आंसर इसका, indirect भी और linear भी राइट आंसर है। Which of the following are the components of the time series? तो all of these राइट ऑप्शन है इसका। Let's see। देखो जो ट्रेंड होता है ना, लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन इन द डेटा होता है, जो सीजनल वेरिएशन होती है वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स विद इन द फिक्स पीरियड होता है और जो इरेगुलर वेरिएशन होती है वो रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ऑल यहाँ पे वैसे ठीक आंसर है। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल है, फॉर द लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू 0.9 प्लस 1.7x। एक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, ठीक है, एंड डैश आर स्लोप एंड इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमने बताना है कि इसमें स्लोप कौन सा है और इसमें इंटरसेप्ट कौन सा है। इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। तो जो हमारे पास जो इंटरसेप्ट होता है ना वो फर्स्ट वाली वैल्यू 0.9 है और जो स्लोप होता है वो यहाँ पे 1.7x है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.7 या x रेशो 1.7 ये जो गिवन है ना ये हमारे पास स्लोप है। बस हमने यही बताना था। तो हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है वो 1.7 और 0.9 है, जो कि बी ऑप्शन है ये वाला, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ से इसको सीक्वेंस के साथ पढ़ लेना कि स्लोप कौन सा है और हमारे पास जो इंटरसेप्ट कौन सा है, उसी हिसाब से यहाँ पे जो MCQs हो ना उनको अरेंज करना। If a is equal to 5 and b is equal to 1 then an estimating regression line, estimation regression line फाइंड आउट करनी है और वही जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था y is equal to a plus bx, उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करो और यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट है 5 plus x। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ये हमारे पास होता है राइट आंसर इसका C है, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है। The repetitive movement around a trend line in a 4-month period is best described by the seasonal variation. The assumption of the simple linear regression model include all of the given options. The estimated regression line of the y and on x is, ये हमारे पास राइट आंसर इसका है y is equal to a plus bx, जो कि C है। y is equal to a plus bx फॉर्मूला बताना था। तो स्टूडेंट मैंने कंप्लीट फाइल वैसे नहीं करवाई, मैंने 10 पेजेस तक करवाए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है पढ़ाने का
आप मुझे कमेंट कर देना कि मैं इस फाइल को कंप्लीट करवा दूँ, अदरवाइज़ आप इसी मेथड से आप इसको खुद कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।